छात्रों, आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जिस अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है सॉइल मैनेजमेंट, मृदा प्रबंधन। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा करी थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं और इसका रासायनिक या जिसको केमिकल फार्मिंग कहा है उससे इसका क्या संबंध है। तो चूँकि सॉइल मैनेजमेंट एक बहुत ही नवीनतम एक टॉपिक है जिस पर अब कुछ वर्षों से ध्यान दिया जाने लगा है। इससे पहले सॉइल मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। सॉइल मैनेजमेंट यानी मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन क्या है, इसका क्या महत्व है और इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग की दृष्टि से क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि और सॉइल मैनेजमेंट, मृदा प्रबंधन। मृदा प्रबंधन से तात्पर्य मिट्टी को और अधिक उर्वरक बनाने के लिए उससे संबंधित चीज़ों को सहेजना, उनको व्यवस्थित करना और उन पर और अधिक ध्यान देना ताकि भूमि की या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सके। हाउ टू रेज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी में और अधिक पैदावार कैसे हो, मिट्टी स्वस्थ कैसे रहे, मिट्टी रोगों से मुक्त कैसे रहे, उसमें कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें, उसमें कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करें, उसमें कम से कम इस तरह का जो अनावश्यक खरपतवार उगती है उसको कैसे रोका जाए। ये सब चीज़ें हैं जिसको लेकर के मृदा प्रबंधन की बात की जाती है। तो यहाँ ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पिछले 2 दशकों के दौरान खेती में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के बहुत अधिक प्रयोग के कारण कृषि भूमि का जो उपजाऊपन है, यानी कृषि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत धीरे धीरे कम होती चली गई। मिट्टी की उर्वरा क्षमता नष्ट होती गई। कृषि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि उपज भी विषाक्त होती चली गई। कृषि उपज भी आजकल जो कृषि उत्पादन हो रहा है वो भी कहीं न कहीं विषाक्त है, उसमें भी पॉइजनियस एलिमेंट्स पाए गए हैं और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण लोगों के बीच बढ़ रही जिस तरह की कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं। तो ये कहीं न कहीं मिट्टी में और अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के कारण ही हुआ है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ये बहुत आवश्यक है कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जाए, लेकिन अंधाधुंध नहीं। इसके लिए प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये सही है क्योंकि भविष्य में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने की बजाय कम होगा। यह मृदा उर्वरता के उचित प्रबंधन द्वारा ही संभव हो सकता है कि कृषि योग्य जो भूमि का रकबा है, क्षेत्र है, वो कम होगा। तो अब उस पर बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना होगा, अन्यथा हमें विदेशों से आयात करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। इस तरह से मृदा में किसी खास पोषक तत्व की कमी हो तो उसकी आपूर्ति जैविक खादों और रासायनिक उर्वरकों के द्वारा ही पूरी की जाती है, अन्यथा इसका मृदा उर्वरता व उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि मृदा उर्वरता क्या है, यानी भूमि की उपजाऊ क्षमता किसको कहते हैं। तो भूमि की उपजाऊ क्षमता से तात्पर्य जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी जो पोषक तत्व हैं उनकी संतुलित मात्रा हो और उनको वो समय पर उपलब्ध हो, ये मेक श्योर करना भूमि की उर्वरता को बढ़ाना है। साथ ही मृदा किसी दुष्प्रभाव या विषैले प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहे। इस तरह से मिट्टी की उर्वरता से हमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता के स्तर का
बोध होता है। मृदा उर्वरता सामान्यतः मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर निर्भर करती है। हमारे देश की मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी सर्वव्यापी है। नाइट्रोजन के साथ ही कई क्षेत्रों में फास्फोरस की भी व्यापक कमी महसूस की गई है। विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों में जस्ते व लौह तत्व की कमी देश के अनेक क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखी गई है। जिंक की कमी प्रमुखतया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश की मिट्टी में मिली है। तो इससे स्पष्ट होता है कि देश में मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो अलग अलग है और उसमें कई तरह के कमियां देखी गई हैं। कुछ क्षेत्रों में तो जिंक की कमी इतनी अधिक हो जाती है कि जिंक युक्त उर्वरकों का उपयोग किए बिना फसलों का उत्पादन करना संभव ही नहीं होता है। जैसे धान का खैरा रोग और गेहूं की पत्तियों का पीला पड़ना जिंक की कमी के कारण होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जिंक की बहुत अधिक कमी के चलते ये फसलें चाहे धान की हो चाहे गेहूं पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जिंक की कमी को पूरा करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए चूनायुक्त मृदाओं और खराब जल निकास वाली मृदाओं के माध्यम से इसे पूरा किया जाता है। आजकल खेती में मुख्य जो पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण कुछ सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों की मृदा में कमी होती जा रही है। जिस तरह से इंसानी शरीर में पोषक तत्वों के असंतुलित होने के कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उसी तरह से मिट्टी में भी असंतुलित वितरण के कारण यानी जिंक की कमी जैसे चीज़ों के जिंक की कमी जैसे घटकों के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। इस तरह से बिना मिट्टी के परीक्षण के उर्वरकों व खादों के बिना सोचे समझे उनका अत्यधिक उपयोग करना या उनका असंतुलित प्रयोग करना मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब करना है। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि मिट्टी में फसल उगाने से पहले उसका विधिवत रूप से परीक्षण करवाया जाना चाहिए, उसका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण हो और परीक्षण के बाद ही उसमें फसलें उगाई जाए। इस तरह से ये सब मिट्टी प्रबंधन के ही तत्व हैं कि मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें संतुलित तत्वों का समावेश कैसे हो, उसमें रोग ना लगे, उसमें प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक से अधिक हो, उसमें जैविक खादों का प्रयोग कैसे हो, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम से कम हो और उसके साथ ही पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी ना हो। ये सब व्यवस्थित करना ही मृदा प्रबंधन कहलाता है। मृदा में जीवांश पदार्थों की कमी से उसमें उपस्थित लाभकारी जीवाणु और जीव जंतु धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। वर्षों से हम भी देखते आ रहे हैं कि मिट्टी में अनेक तरह के छोटे छोटे जो जीव जंतु थे वो कहीं न कहीं लापता हो रहे हैं। इसमें कुछ पक्षी भी शामिल हैं जो किसान के लिए फ्रेंडली खेती में मदद करते थे, लेकिन अब चूंकि कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के चलते वो पक्षी भी धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए और मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जो किसान की फसल में पैदावार बढ़ाने में मदद करते थे वो भी कहीं न कहीं नष्ट होते जा रहे हैं और जिसका प्रभाव मिट्टी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस तरह से मिट्टी में होने वाले विभिन्न अपघटन जैसी क्रियाओं से प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता ही है और उससे खेती में फसलों को पोषक तत्वों और खनिज लवणों की प्राप्ति पौधों को नहीं हो पाती है। खेतों में गोबर की खाद और पशुओं के मलमूत्र और बिछावन का बहुत कम प्रयोग हो रहा है और जिसके चलते खेती धीरे धीरे अनुपजाऊ होती जा रही है। मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी से उसमें उपस्थित लाभकारी जीवाणु और जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं।
इनकी उपस्थिति में मृदा में होने वाले विभिन्न अपघटन इत्यादि क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पौधों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस तरह से फसलों से अच्छी गुणवत्ता की अधिक पैदावार लेने के लिए और ज़मीन में उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता है। इस तरह से रासायनिक खादों की जगह अब जैविक खादों ने ले ली है। धीरे धीरे किसान को इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि वह जैविक खाद के साथ साथ जैविक कीटनाशकों का भी अपने स्थानीय स्तर पर उपयोग करे। जैसा पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि किसान नीम के पत्ते, नीम की निभोली, छाछ और उसके साथ साथ खेती का जो अपशिष्ट है उसको काम में लेकर के और कीटनाशकों का उत्पादन कर सकता है, ताकि खेती में उसका उपयोग करके वह उत्पादन बढ़ा सके। देश में कृषि क्षेत्रों में पौधों के लिए 3 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। इनमें मुख्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग। इनका उपयोग अनिश्चित अनुपात में नहीं होना चाहिए। इनका उपयोग एक आदर्श अनुपात में होना चाहिए, जैसे 4-2-1 का अनुपात, यानी नाइट्रोजन की मात्रा 4, फास्फोरस 2 और पोटास की मात्रा 1। किसानों के द्वारा खेती में लगातार एक ही प्रकार के उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो कम होती है, उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और कमी का प्रभाव फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। इस प्रकार मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और मिट्टी की पीएच वैल्यू में बहुत अधिक पारस्परिक संबंध है। सामान्यतया कृषि करते वक्त खनिज मृदाओं का पीएच मान 3.5 से 10 के बीच होना चाहिए। उदासीन मृदाओं का पीएच 7 के आसपास होता है। कृषि योग्य मृदाओं का पीएच 4 से 8 के बीच होता है। सभी पौधों की पीएच आवश्यकता अलग अलग होती है। मृदा पीएच के बढ़ने से कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, जैसे आयरन, जिंक और मैंगनीज ऐसे तत्व हैं जिनकी उपलब्धता पीएच के बढ़ने से कम होती है। ऐसी स्थिति में इसका बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जबकि पीएच के अधिक बढ़ने से मॉलिब्डेनम नाम अधिक उपलब्ध होता है, यानी जब पीएच बहुत अधिक बढ़ता है तो उससे मॉलिब्डेनम की उपलब्धता बढ़ती है। मृदा पीएच के घटने से, यानी 5 या 5.5 से के बीच में होने से एल्यूमिनियम और मैग्नीज जैसे घुलनशील पदार्थ उसमें उपलब्ध होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और उनका विकास के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस तरह से ज़रूरत है कि मृदा में इन चीज़ों को विशेष रूप से संतुलित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ केंचुए जीवांश पदार्थों की उपस्थिति में अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। अतः किसानों को ये सिफारिश की जाती है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कि वे अपने खेतों में हर 2-3 वर्ष बाद जीवांश खादों या हरी खादों का प्रयोग करते रहें। इससे मृदा पीएच को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और फसल चक्र में आगामी फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न लाभकारी जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर भी मृदा पीएच का सीधा असर होता है, जिससे किसानों को फायदा मिलता है। पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन की उपलब्धता मृदा जीवाणुओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। इस तरह से जब मृदा पीएच 6 और 7 के बीच होता है तो नाइट्रीकरण की क्रिया अत्यधिक तेजी से होती है। फास्फोरस की उपलब्धता के लिए मृदा पीएच 6 और 7 के मध्य होना चाहिए, जबकि पोटास की उपलब्धता पर मृदा पीएच का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि मृदा प्रबंधन करते समय किसानों को सलाह दी जाती है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कि वे
उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि में जैविक खाद का इस्तेमाल करें, जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और उनका उपयोग संतुलित रूप में करें, ताकि मृदा का स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। इस तरह से प्रकृति में पाए जाने वाले जैसे विभिन्न मित्र कीट, जिसमें परजीवी, परभक्षी और कीड़ों में बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को कीट व्याधि नियंत्रण हेतु प्रयोग करना चाहिए। किसानों को चाहिए कि वो ट्राइकोग्रामा जैसे जो परजीवी हैं और उसके साथ साथ तना छेदक, फली छेदक या पत्ती खाने वाले कीटों के क्या सवाल है, उन पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर के उनका उपचार करें, उनकी कृषि मृदा का स्वास्थ्य बढ़ाने का प्रयास करें। इसी प्रकार ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद को भूमि द्वारा उत्पन्न रोगों में नियंत्रण के काम लेते हैं। इसको जड़ गलन, उकटा और नर्सरी में पौधों को सड़ना आदि रोगों के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। यानी ये कीटनाशक या ये मित्र कीट हैं जो किसान की मदद करते हैं। बीजोपचार के लिए 6 से 8 ग्राम चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज व भूमि उपचार के लिए 2 से 3 ग्राम चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर व वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर भूमि में डालने से विभिन्न मृदा जनित जो रोग हैं उनको रोका जा सकता है और कृषि रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों से भूमि को बचाया जा सकता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि मृदा प्रबंधन के द्वारा किसान खेती की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी तो उस कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसान खुशहाल होगा और देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की पैदावार अधिक से अधिक हो सकेगी। इस तरह से आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम इसी को आगे बढ़ाते बात करेंगे कि कृषि प्रणाली में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।